सामाजिक प्रभाव के ही रूप में एक रूप है जिसका नाम है अनुनयन। इसे ही कहीं कहीं पर प्रोत्साहन या धारणा या विश्वासोत्पादक संवाद के रूप में भी हम लोग जानते हैं। अंग्रेजी में एक वर्ड है, उसे याद रखिएगा, परसुएशन। अगर कहीं पर भी किसी भी रूप में पूछा जाए, चाहे प्रोत्साहन के रूप में पूछा जाए, चाहे धारणा के रूप में पूछा जाए, चाहे अनुनयन के रूप में पूछा जाए, या विश्वासोत्पादक संवाद के रूप में, अगर थोड़ा सा भी डायलेमा हो तो उसके अंग्रेजी को जाकर जरूर देखना है, क्योंकि अंग्रेजी में इसके लिए शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है? परसुएशन। तो ये दिमाग में बिठा के रखिएगा, क्योंकि हिंदी में कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है और सामाजिक प्रभाव का एक रूप है यह। जब व्यक्ति के जो दृढ़ विश्वास होते हैं, जो मूल्य होते हैं, जो तर्क होते हैं, जब एक व्यक्ति उसमें उस चीज में क्या करने की कोशिश करता है, बदलाव करने की या परिवर्तन करने की कोशिश करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुनयन। तो अनुनयन मूलतः दो रूपों में होता है, एक तो तर्क के रूप में और दूसरा है कि व्यक्ति के लिए अनुकरण के रूप में अपने आप को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाए। अनुनयन करने वाला जो व्यक्ति है उसकी विश्वसनीयता सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। अगर अनुनयन करने के स्तर पर, किसी की अभिवृत्ति में बदलाव करने के स्तर पर जो प्रयास किया जा रहा है, अगर वह व्यक्ति विश्वसनीय है, तभी क्या करते हैं लोग? उस पर रिलाई करते हैं, भरोसा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि देश के प्रधानमंत्री अगर कोई स्टेटमेंट देंगे तो उस पर विश्वास करने का आधार मजबूत होगा। क्यों मजबूत होगा? क्योंकि एक रिस्पेक्टेड पद पर वह बैठे हुए हैं। अगर माता पिता के द्वारा बच्चों पर किसी प्रकार का अनुनयन किया जाता है तो उसकी प्रभाव उत्पादकता ज्यादा होगी, क्योंकि बच्चों से सामाजिकरण की प्रक्रिया में बच्चे मूल्यों को, तर्कों को और विश्वासों को मां बाप से ही ग्रहण करते हैं। तो इस रूप में है। कैसे किया जाता है यह भी महत्वपूर्ण है कि संभावित रूप से उसमें क्या किया जाए, व्यक्ति की मनोवृत्ति को अगर नकारात्मक से सकारात्मक दिशा में बदलाव करने के लिए प्रेरित किया जाए तो निश्चित रूप से उसमें क्या होता है? परिवर्तन आता है। किसके साथ किया जाए? तो एक वृद्ध व्यक्ति और एक किशोर व्यक्ति, दोनों में अनुनयन की संभावना किसके साथ ज्यादा होगी? किसमें, किसकी मनोवृत्ति में बदलाव होने की संभावना रहेगी? किशोर की। क्यों वृद्ध व्यक्ति की नहीं रहेगी? क्योंकि उसके पास अपने अनुभव हैं, अपने विश्वास हैं और उन विश्वासों में क्या होगी? दृढ़ता ज्यादा होगी। तो ऐसे समय में वृद्ध व्यक्ति में बदलाव करने की गुंजाइश क्या होगी? कम होगी। और किशोर में अनुनय की गुंजाइश ज्यादा होगी। अगर किशोर से लेकर और बच्चे में अगर प्रयास किया जाए तो बच्चे में क्या होगी? अनुनय की संभावना ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे व्यक्ति की संज्ञानात्मक योग्यता बढ़ती जाती है, संज्ञानात्मक में क्या हुआ? उसके विचार, और विचार में जब जैसे जैसे तार्किकता, विचार और विश्वास जैसे जैसे बलवती होते जाते हैं, उनमें बदलाव होने की संभावनाएं भी क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं। और दूसरा यह है कि जो बदलाव करने वाला व्यक्ति है, अगर वह सफल संप्रेषण कौशल करता है, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? उसकी जो वाणी है उस पर विश्वास है लोगों का, और विश्वास के स्तर पर क्या कर रहा है? वह व्यापक बदलाव करने की इच्छा रखता है, तो निश्चित रूप से बदलाव होता है। जैसे एक सफल राजनेता है, वो क्या करता है? वो मतदाताओं की अभिवृत्ति में परिवर्तन लाता है कि नहीं लाता? तो मान लीजिए वो अभिवृत्ति के स्तर पर देखिएगा कि जो सफल राजनेता होते हैं वो क्या करते हैं? किसी दूर क्षेत्र में जा रहे हैं, वहां की बोली, वहां के परिधान, वहां की वेशभूषा, इसका अनुकरण करते हैं, ताकि लोगों से जुड़ाव जो है वो क्या कर सके? बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके। ये जो लोकल परिधान, लोकल भाषा का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, वो क्या किया जा रहा है? अनुनयन के रूप में, ताकि व्यक्ति उनके साथ में तादाद में स्थापित कर सके, एक एकीकरण का प्रयास कर सके, और उसके कारण व्यक्ति की मनोवृत्ति में बदलाव आ सके। वह रुझान जो लोगों का अभी क्या है, एक डायलेमा, एक द्वंद की स्थिति में है, वह रुझान या वह मत जो है वो अपने लिए सुनिश्चित कर सके। विज्ञापन कंपनियां भी इसका इस्तेमाल करती हैं इसी रूप में, कि जैसे मान लीजिए कोई ब्रांड है, उस ब्रांड को अगर आपके लिए, आप उसको परस्यू करें, आप उसको ब्रांड को उसके प्रति क्या करें? अपना रुझान शो करें, उसके लिए विज्ञापन क्या किया जाता है? रोचक बनाया जाता है, अपीलिंग बनाया जाता है, ताकि उस पर ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके। जैसे जो चॉकलेट निर्माता कंपनी है, जैसे कैडबरी है, तो कैडबरी का एक समय में बिजनेस एकदम क्या हो गया? ठप सा पड़ गया, क्योंकि चॉकलेट खाना अमूमन किसको माना जाता है? बच्चों के स्तर पर। बड़े भी खा सकते हैं, लेकिन उसमें बदलाव करने के स्तर पर फिर विज्ञापन दाताओं ने बदलाव किया, क्योंकि लगातार ये कहा जाता है कि बच्चे हैं क्या चॉकलेट खा रहे हैं। तो ये हुआ कि एक वर्ग सीमित हो गया। अब अगर चॉकलेट के मार्केट को क्या करना है?
ऊपर ले जाना है तो इसका मतलब है कि उसको बड़ों से भी जोड़ा जाए, खास करके युवाओं से जोड़ा जाए। तो कैसे जोड़ा जाएगा? तो आप याद करिए वो कैडबरी का वो ऐड, कुछ खास है वाला, है ना? ताकि ये युवा वर्ग भी क्या हो रहा है, उससे प्रोत्साहित हो रहा है और उस स्तर पर यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है कि उस रूप में लोग उसको स्वीकार करें। तो फिर जैसे किसी के साथ आप मिलते हैं, अगर कोई अच्छा मित्र रिलेशन है तो आप क्या करते हैं? चॉकलेट गिफ्ट करते हैं। ये चॉकलेट गिफ्ट करना या मीठा प्रदान करना उस रूप में क्या है? वो अनुनयन के स्तर पर है। जहां ये धारणा जो रहती है कि केवल चॉकलेट खाना बच्चों तक सीमित नहीं है, उसे व्यापक वर्ग के द्वारा, खास करके युवाओं के द्वारा भी स्वीकार किया जाता है। तो अनुनयन में ये महत्वपूर्ण है। स्रोत विश्वसनीय होना चाहिए, सुनने वाले श्रोतागण भी क्या होने चाहिए? उसी प्रकार से। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति में और एक बच्चे में, दोनों में अंतर हो सकता है अनुनयन के स्तर पर। बच्चे में ज्यादा सरल, युवाओं में उससे उससे थोड़ा सा कम सरल, और बुजुर्गों में क्या हो सकता है? अनुनयन की संभावनाएं बहुत कम हो सकती हैं। इसलिए बार बार समझाते हैं कि बोलने से पहले सोचना है, विचार करना है। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, साक्षात्कार देने के लिए जाएंगे, तो वहां पर जो वर्ग बैठा होगा वो कौन सा होगा? अगर आप कोई प्रोत्साहन या अपनी कोई बात तर्क के साथ मनाना चाहेंगे तो उनके साथ क्या होगी? रिजिडिटी होगी। इसलिए विचारों में लचीलापन होना चाहिए, वास्तविक धरातल के अनुरूप आपका उत्तर होना चाहिए, ताकि उनको समझाने में अपने संवाद कौशल का बेहतर इस्तेमाल आप कर सकें। अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन में भी अवेलेबल है। ऑफलाइन सेंटर हमारे दिल्ली के करोल बाग के ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में, जहां पे आपको मिलता है यूपीएससी सीएससी का इंग्लिश मीडियम बैचेस। इसके साथ साथ हम दिल्ली के ही मुखर्जी नगर एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे आपको हिंदी माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और अब हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे यूपीएससी साथ साथ में यूपीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और हमारा नया सेंटर ओपन हुआ है बिहार के पटना में, जहां पे यूपीएससी और बीपीएससी की दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाती है। तो अनअकैडमी में आपको मिलता है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का मौका। साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड सीसैट एंड एस्से राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज विद मंथली मैगजीन, 40+ सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। इसके साथ साथ रेगुलर इंटरेक्शन विद एडुकेटर्स, और मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप विद इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स। सो देर मत करें, जल्दी ज्वाइन करें अनअकैडमी आईएएस, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू। अगर आपने अपनी रिजिडिटी शो की तो हो सकता है वो मुस्कुराएं, लेकिन उस स्तर पर फिर क्या हो सकता है? आपके स्तर पर समस्याएं आ सकती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी जितनी रहेगी, लचीलापन जितना रहेगा, अनुनयन की धारणा के स्तर पर समझाना उतना सरल रहेगा। तो क्लियर है कि अनुनयन क्या है? किसी व्यक्ति के मूल्यों, तर्कों, विश्वासों में क्या किया जाता है? जब अभिवृत्ति में बदलाव करने का, परिवर्तन का प्रयास किया जाता है, तो इसे सामाजिक प्रभाव का एक रूप कहा जाता है, जिसे हम परसुएशन या अनुनयन या धारणा या प्रोत्साहन के रूप में जानते हैं। थोड़ा लिखिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, हाँ, मोटिवेशन के सर दोनों हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे सामाजिक प्रभाव के स्तर पर हम लोग ने बात की थी ना। नहीं, सामाजिक प्रभाव से इतर है, एक रूप है अनुनयन, परसुएशन जो है। सामाजिक प्रभाव तो हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। सामाजिक प्रभाव के एक सशक्त रूप में अनुनयन को, परसुएशन को जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, तो अनुनयन क्या है? अनुनयन को एक अलग रूप से पढ़ते हैं, और अनुनयन को इस रूप में पढ़ना है कि अनुनयन की फिर कुछ तकनीकें हैं, उसकी चर्चा भी मैं करूंगा आपसे। तब तक फिर थोड़ा सा अनुनयन के बारे में नोट कर लीजिए। एक हेडिंग डालिएगा अनुनयन, और ब्रैकेट में जरूर लिख लीजिएगा परसुएशन, क्योंकि कई सारे शब्द प्रयोग किए गए हैं प्रश्नों के रूप में भी। कहीं प्रोत्साहन लिख दिया, कहीं धारणा लिख दिया। तो अंग्रेजी मीडियम के लिए तो आसान है, सरल है, क्योंकि उनके लिए परसुएशन शब्द है, और आपके लिए कई सारे शब्द हैं। गूगल में जो ट्रांसलेट किया वो अनुवाद आ गया, और उस हिसाब से क्या होगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। अनुनयन लिखिएगा, अनुनयन मूल्यों, अनुनयन मूल्यों, तर्कों, अनुनयन मूल्यों, तर्कों, विश्वासों व भावनाओं से जुड़ा हुआ, वह संचार है, संचार है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को किसी निश्चित दिशा में जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को किसी निश्चित दिशा में सोचने, निश्चित दिशा में सोचने या कार्य करने के लिए तैयार किया जाता है,
एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक है, पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिएगा। सामाजिक मनोवैज्ञानिक, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, सामाजिक मनोवैज्ञानिक कार्ल हाउलैंड, सामाजिक मनोवैज्ञानिक कार्ल हाउलैंड व उनके सहयोगियों द्वारा अनुनयन को सामाजिक प्रभाव का कार्ल हाउलैंड एवं उनके सहयोगियों द्वारा अनुनयन को सामाजिक प्रभाव का एक रूप माना गया। एक रूप माना गया। सामाजिक प्रभाव पर सवालों का जवाब देने हेतु, सामाजिक प्रभाव पर सवालों का जवाब देने हेतु इसे प्रयुक्त किया जा सकता है। इसे प्रयुक्त किया जा सकता है। अनुनयन निम्नलिखित दो रूपों में आकार लेता है। बुलेट करके लिखिएगा। तर्कों के माध्यम से अनुनयन निम्नलिखित दो रूपों में आकार लेता है। उसमें पहला बुलेट करके लिखिएगा, तर्कों के माध्यम से। दूसरा, स्वयं को दूसरों द्वारा। पहला बुलेट लिखिएगा तर्कों के माध्यम से और दूसरा लिखिएगा स्वयं को दूसरों द्वारा अनुकरण के लिए, स्वयं को दूसरों द्वारा अनुकरण के लिए उदाहरण के रूप में स्थापित करने से देखिए, अनुनयन की कुछ तकनीकें हैं जिसको समझना आवश्यक है कि कौन कौन सी ये तकनीकें हैं जिसके माध्यम से लोगों में परिवर्तन किया जाता है। जैसे पहली तकनीक है तार्किक संवाद। दूसरी तकनीक है प्रोत्साहन। तीसरी तकनीक है निरुत्साहन। चौथी एक तकनीक है भय कारक। पांचवी तकनीक है अनुस्मारक। अनुस्मारक का मतलब होता है रिमाइंडर, है ना। टीना कारक, टीना किसी लड़की का नाम नहीं है। टीना कारक का मतलब हुआ देयर इज नो अल्टरनेटिव, इसका मतलब हुआ विकल्पहीनता। इसके साथ साथ मनः स्थिति पर अपील करना, और लास्ट है समानुभूति, जिसे हम इम्पैथी के नाम से जानते हैं, जिसको आगे हम लोगों को पढ़ना है डिटेल में। निरुत्साहन, तो ये कुछ तकनीकें हैं। जैसे पहला है तार्किक संवाद, दूसरा है प्रोत्साहन, तीसरा है निरुत्साहन, चौथा है भय कारक, पांचवा है अनुस्मारक,
छठा है टीना कारक या जिसे विकल्पहीनता हम कहते हैं, देयर इज नो अल्टरनेटिव। उसके बाद है मनस्थिति पर अपील करना और समानुभूति। बीपीआर याद है, उस दिन चर्चा हुई थी ना सामाजिक प्रभाव वाले में, तो बीपीआर कोडवर्ड क्या हुआ? बेनिफिशियल, प्रैक्टिकेबल और रैशनल। व्यक्ति अपनी नवीन अभिवृत्ति, जो अभिवृत्ति आपकी है, मान लीजिए कोई अभिवृत्ति चाहे सकारात्मक या नकारात्मक जिस रूप में भी है, अगर उसमें बदलाव करने की चेष्टा की जाए तो आप क्या करते हैं? अपनी नवीन अभिवृत्ति को ये देखने का प्रयास करेंगे क्या वह अभिवृत्ति कहीं अतार्किक तो नहीं, अव्यवहार्य तो नहीं या अलाभकारी तो नहीं। अगर उसके बदले में दूसरी अभिवृत्ति लाभकारी हो, व्यवहार्य हो और उससे ज्यादा तार्किक हो, तो आप क्या कर लेते हैं? अपनी अभिवृत्ति में बदलाव कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि तार्किक संवाद ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें नए व्यवहार या नवीन अभिवृत्ति को आप स्वीकार करते हैं। आप तुलना करते हैं अपनी पुरानी अभिवृत्ति से या जो वर्तमान समय में बनी हुई अभिवृत्ति है और जो नवीन अभिवृत्ति आपको दी जा रही है या बताया जा रहा है, उसमें अगर तार्किकता ज्यादा है, उसमें लाभकारिता के प्रभाव ज्यादा हैं या वो व्यवहार्य में ज्यादा प्रयोग में आ सकती है, तो आप उसको स्वीकार करते हैं। और अगर नहीं है तो आप स्वीकार नहीं करते। अनुनयन में यह देखने का प्रयास किया जाना चाहिए कि वो तार्किक संवाद के स्तर पर बना रहे। जैसे मान लीजिए कि कल के दिन आप सिविल सेवक हैं, अब सिविल सेवक के रूप में आपका चयन हो गया। तार्किक संवाद वाले में मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा कि मान लीजिए कि आप एक सिविल सेवक हैं और अधिकांश जो कार्य हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? मैनुअल प्रकार के हैं, फाइलों के माध्यम से, कागजी रूप से। और आप ये मान रहे हैं कि नहीं, ये जो चीजें हैं जो इसमें चलाई जा रही हैं या तार्किक हैं, अव्यवहार्य हैं और लाभकारी नहीं। ऐसे समय में आपको बदलाव करना है अपने समकक्षों के स्तर पर और इसके साथ साथ में जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, जो क्लर्क ग्रेड वगैरह में काम करने वाले जो लोग हैं, उनकी मनस्थिति के स्तर पर आपको क्या करना है? बदलाव करना है उनकी साइकी में। अब उस स्तर पर तार्किक संवाद का क्या है? वो तब तक आपकी उस अभिवृत्ति में या उस विचार को स्वीकार नहीं करेंगे जब तक उन्हें यह महसूस ना हो कि जो आप कर रहे हैं, जो विचार आप रख रहे हैं, वो तार्किक भी है, लाभकारी भी है और व्यवहार्य में भी है। भाई मान लीजिए कि मैं कह रहा हूं कि अगर मैनुअल चीजों के स्तर पर जो लिखित दस्तावेजों के रूप में उसको बदलाव करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? व्यवस्था क्या किया जाए? उसका तार्किक पहलू क्या होगा? जैसे फाइलों के रूप में कागजी कार्रवाई जो हो रही है, उसको अगर रिप्लेस करना है तो इसका मतलब है कंप्यूटरीकृत करने की बात की जा रही है। डॉक्यूमेंट को ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटरीकृत किया जाए। कि मान लीजिए एक सिविल सेवक के रूप में आप ये विचार रख रहे हैं, तो कंप्यूटरीकृत करने के क्रम में आपके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं? सारे एम्प्लॉय स्वीकार कर लेंगे आपकी बात को? उसमें से कुछ ऐसे भी होंगे ना, मैंने कहा ना कि जैसे मान लीजिए कि हो सकता है कुछ बुजुर्ग कर्मचारी हों जिनकी अभिवृत्ति के स्तर पर बदलाव न किया जा सके, तो उन्हें लाभकारी बताने के स्तर पर आपको प्रयास करना होगा, व्यवहार्य बताने के स्तर पर और तार्किक बनाने के स्तर पर। और फिर कुछ रियायतों के स्तर पर भी आपको सोचना होगा कि उनको किस प्रकार से उसमें ढाला जाए। कुछ हो सकता है युवा प्रकार के हों जो ये मानते हों कि नहीं बात सही है, फाइलों का रखरखाव एक जटिल समस्या है और ये अधिकांशतः समस्या आती है। भाई देखते हैं ना सरकारी दफ्तरों में या तो दो चीजें होती हैं, या तो आग लग जाती है या तो चूहे क्या कर जाते हैं, फाइलें कुतर जाते हैं। एक समस्या आती कि नहीं आती? तो तार्किक लॉजिकल संवाद के स्तर पर अगर आप ये चीज समझते हैं तो उसके स्तर पर क्या करेंगे? जरा सोचिए जरा। बीपीआर वाला जरा फार्मूला जो उस दिन बताया था उसको जरा थोड़ा सा सोचिए और बताने का प्रयास कीजिए कि मान लीजिए बेनिफिशियल कैसे, किस रूप में, लाभकारी किस रूप में हो सकता है? हम्म पारदर्शिता बन जाएगी। तो पारदर्शिता वाले पहलू को किसमें? लाभदायक में। और टाइम कम लगेगा। वेरी गुड। समय की बचत हो रही है ना। भाई मान लीजिए कि एक फाइल है जो 76 की है और वो रैक में लगी हुई है और एक कंप्यूटर पर एक कमांड में दिया जा सकता है, तो बताइए कौन सा ज्यादा सुलभ है? वो फाइल जो रैक में लगी हुई है सन 76 वाली फाइल, उसको निकालना ज्यादा सरल है कि कंप्यूटर में एक कमांड देकर? तो समय की बचत हो रही है। और जो आपने कहा कि समय की बचत अगर होगी तो कार्य का दबाव बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, घटेगा। तो कार्य का दबाव कम हुआ। तो ये किस रूप में हो सकता है? लाभकारी के रूप में। और हाँ, जालसाजी कम होगी तो इसको किस में रखिएगा? हाँ, अगर मान लीजिए कि एक, मैं कह रहा हूं कि एक चीज से चोरी बढ़ने की, लाल फीताशाही बढ़ने की, रेड टेपिज्म की संभावना ज्यादा है जब मैनुअल एंट्री हो रही है। और दूसरा यह है कि अगर कंप्यूटरीकृत है और मान लीजिए कि आप एक अच्छे ईमानदार सिविल सेवक हैं और आपने उन्हीं चीजों को सुरक्षित रखा जिन्हें गोपनीय रखा जाना जरूरी था, बाकी चीजों को आपने क्या कर दिया? उसका स्वतः प्रकटीकरण कर दिया। तो ये तार्किक है कि नहीं?
अगर स्वतः प्रकटीकरण कर दिया तो बताइए कि अगर जनता को ये पहले से सूचना प्राप्त हो कि भैया कोई टेंडर आया था और उस टेंडर में कितना मूल्य आवंटित किया गया, लोगों को कितना लाभ प्राप्त हुआ, जो गुणवत्ता है वो गुणवत्तापूर्ण कार्य हुआ कि नहीं हुआ, जितने दिन में उसको दिया जाना चाहिए था उतना दिन में दिया गया, इसकी सारी सूचना लोगों को पता हो, तो बताइए जालसाजी की संभावना बढ़ेगी या घटेगी? कितने लोग मानते हैं कि बढ़ेगी इससे? भाई घुसखोरी की समस्या बढ़ेगी इससे, जालसाजी की समस्या बढ़ेगी, जालसाजी की समस्या कम होगी। और अगर कम होगी तो ये तार्किक होगा कि नहीं होगा? अच्छा बताइए, कोई भी कर्मचारी जो है वो इस बात से इनकार कर सकता है कि नहीं कि जालसाजी होनी चाहिए, लाल फीताशाही होनी चाहिए? कोई कर्मचारी आपके मातहत जो कार्य करने वाला है उसका विरोध कर सकता है? अगर आप तार्किक ढंग से बताएं कि भैया अगर कंप्यूटरीकृत कर दिया जाएगा तो जालसाजी की संभावनाएं क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। और व्यवहार्य में कैसे होगा? कैसे अपने लोगों को लागू किया जाए? व्यवहार्य में कैसे उनको एप्लीकेबल किया जाए? तो उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना। कौन से ऐसे कार्यालय हैं जिन्होंने मैनुअल की जगह पर कंप्यूटरीकृत किया अपने आप को और सफलतापूर्वक उनके कार्य की गुणवत्ता बढ़ी? जैसे बैंकिंग प्रणाली को जोड़ लिया जाए। बैंकिंग सिस्टम को क्या किया गया है? पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत कर दिया गया कि नहीं कर दिया गया है? और अगर पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है तो उससे क्या हो गया? उससे व्यवहार में आ गया। आप बताइए कि बैंकिंग करना आज से जितना सरल है, क्या आज से 20 साल पहले भी इतना सरल था, या आज से 10 साल पहले इतना सरल था? और इसका मतलब यह है कि बैंकिंग सिस्टम आने वाले 10 सालों में और सरल हो जाएगा। भाई आज के समय में आप बताइए जिस प्रकार से मोबाइल के स्तर पर कितने दिन आप बैंक जाते हैं, तो लगभग लगभग जैसे बैंक के स्तर पर आपका क्या हुआ, क्योंकि आपके पास स्मार्टफोन है और पूरी बैंकिंग प्रणाली आपके मोबाइल पर है, क्योंकि आपने उसका ऐप इंस्टॉल कर रखा है, आप सारे फंक्शन क्या कर सकते हैं, खुद स्वचालित कर सकते हैं और अपने अकाउंट की मेंटेनेंस को भी ध्यान में रख सकते हैं। और जैसे जैसे चीजें बढ़ रही हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है कि आसान सरल हो रहा है। तो आप बता सकते हैं ना कि भाई अगर कल के दिन ई गवर्नेंस का मॉडल इंट्रोड्यूस हो रहा है तो ये समय की मांग है, और जो कर्मचारी समय की मांग के अनुरूप ढलने का प्रयास नहीं करेंगे वो प्रतिस्पर्धा में क्या हो जाएंगे, पीछे छूट जाएंगे। ऐसे समय में यह आवश्यकता है कि जो समय है वो ई गवर्नेंस का है, और ऐसे समय में तकनीक के प्रचार और प्रसार को बढ़ाना होगा। जिन्हें दिक्कत आ रही है उनके साथ आप क्या कर सकते हैं, संवेदनशील दृष्टिकोण अपना सकते हैं, और दृष्टिकोण के स्तर पर क्या, तो उन्हें कुछ अतिरिक्त समय दिलाने के स्तर पर प्रयास किए जा सकते हैं। तो लिखिएगा जरा हेडिंग डाल के, तार्किक संवाद पहली तकनीक। व्यक्ति नए विचारों, तार्किक संवाद, व्यक्ति नए विचारों और व्यवहार को व्यक्ति नए विचारों और व्यवहार को अपनाने के लिए सभी सभी प्रकार के विचारों सभी प्रकार के विचारों और व्यवहारों का पूर्ण विवेचन या तर्कपूर्ण विवेचन, लिखिएगा व्यवहारों का तर्कपूर्ण विवेचन करता है, तर्कपूर्ण विवेचन करता है। जहां तर्कपूर्ण विवेचन लिखे हैं ना उसी के नीचे से एक एरो बनाइएगा और उसमें लिखिएगा वर्तमान अभिवृत्ति यदि अतार्किक है, अव्यवहार्य है और अलाभकारी है। और अलाभकारी, नवीन अभिवृत्ति यदि तार्किक है, व्यवहार्य है और क्या है, लाभकारी है, बेनिफिशियल है। तो लॉजिकल आर्गुमेंट, तार्किक संवाद में क्या होगा कि हमें देखना होगा कि जो उसकी वर्तमान अभिवृत्ति है उसमें अतार्किकता क्या है, उसमें अलाभकारी क्या है और अव्यवहार्य क्या है। उसी आधार पर हम क्या कर सकते हैं, उसको नवीन अभिवृत्ति के स्तर पर बदलाव कर सकते हैं, जब इन तीनों एलिमेंट्स को वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो उदाहरण के लिए लिखिएगा, उसी में बना लिया डायग्राम। उदाहरण के लिए
क्या आनंद, पिछड़ जा रहे हो? उदाहरण के लिए एक सिविल सेवक को अपने कार्यालय को उदाहरण के लिए एक सिविल सेवक को अपने कार्यालय को कंप्यूटरीकृत एक सिविल सेवक को अपने कार्यालय को कंप्यूटरीकृत करने के पक्ष में एक सिविल सेवक अपने कार्यालय को कंप्यूटरीकृत करने के पक्ष में निम्नलिखित एक सिविल सेवक अपने कार्यालय को कंप्यूटरीकृत करने के पक्ष में निम्नलिखित तर्क देता है। कंप्यूटरीकृत करने के पक्ष में निम्नलिखित तर्क देता है। उसमें पहला लिखिएगा, कंप्यूटरीकृत करने से या कंप्यूटरीकरण करने से कंप्यूटरीकृत करने से जालसाजी कंप्यूटरीकृत करने से जालसाजी कम होगी और कई प्रक्रियाएं सरल हो जाएंगी। कंप्यूटरीकृत करने से जालसाजी कम होगी और कई प्रक्रियाएं सरल हो जाएंगी। ब्रैकेट में लिखिएगा तार्किक। जैसे कंप्यूटर नहीं है, नहीं, जैसे जैसे ये जो आप ये तर्क दे रहे हैं कंप्यूटर नहीं है, ये वर्तमान समय के स्तर पर ये डाइजेस्टेबल नहीं है, क्योंकि आईसीटी का समय है। और मैंने कल उस दिन समझाया था आप लोगों को कि सुविधाओं के स्तर पर अब सिविल सेवकों की भूमिका सुविधा प्रदाता की है। तो ये तर्क थोड़ा सा वो नहीं है कि डाइजेस्टेबल नहीं है। उसके स्तर पर मान लीजिए कंप्यूटरीकृत नहीं है तो क्या कर सकता है वो? तो पहले अगर तार्किकता के स्तर पर जाएगा तो शासन को लेकर भेजेगा और यही सारे तर्क वो देगा कि क्यों जरूरत है कंप्यूटरीकृत करने की, क्योंकि जालसाजी कम होगी। तो शासन के स्तर पर देगा और शासन फिर क्या करेगा, वो इस स्तर पर उसको उपलब्ध कराएगा कि भैया यहां पर आप क्या करिए, इस चीज को इंट्रोड्यूस कीजिए। तो मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं किसी ग्रामीण अंचल के स्तर पर, तो आप भी ये कल्पना कर रहे होंगे कि बहुत इंटीरियर से इंटीरियर जगह पे भी आप जाइए तो आप धीरे धीरे इस चीजों की सुविधाएं क्या हो गई हैं, बढ़ गई हैं। तो अब हम इस तरह की नहीं, ये 20 साल 25 साल बाद अगर हम सोचते, जब आ रहा था ये इस चीज की शुरुआत की जा रही थी, तब ये चीजें सही थी। लेकिन अब वर्तमान समय में धीरे धीरे इसका इंपॉर्टेंस क्या होने लगी है, बढ़ने लगी है। तो ये तर्क उस तरह से डाइजेस्टेबल नहीं है। अगर नहीं है जैसा आपने कहा, तो यही सारे तर्क आप किसको भेजेंगे, शासन के स्तर पर। अगर एक सिविल सेवक के रूप में कि क्यों चाहते हैं कि आपके कार्यालय को पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत किया जाए, तो इसमें 1 2 3 ये तर्कों के साथ आपने क्या किया, शासन के स्तर पर भेजा और शासन से प्रयास किया कि शासन इसकी पुष्टि करे और उस स्तर पर इसको लागू करने का प्रयास किया जाए। तो उसमें लिख लिया ना तार्किक। दूसरा लिखिएगा पॉइंट करके, सभी कर्मचारी कंप्यूटरीकरण से जालसाजी कम होगी और कई प्रक्रियाएं सरल होंगी। यह हो गया तार्किक। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, सभी कर्मचारी आनंद सभी कर्मचारी सीख सकते हैं सभी कर्मचारी सीख सकते हैं और कई कार्यालयों ने सभी कर्मचारी सीख सकते हैं और कई कार्यालयों ने ऐसा किया है और कई कार्यालयों ने ऐसा किया है कई कार्यालयों ने ऐसा किया है। ब्रैकेट में लिखिएगा व्यवहार्य। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, इस प्रकार की सेवा से समय की इस प्रकार की सेवा से समय की बचत होगी सेवा से समय की बचत होगी एवं कार्य का दबाव भी कम होगा ब्रैकेट में लिखिएगा लाभकारी। दूसरा पॉइंट क्या था, प्रोत्साहन, है ना। तो नवीन अभिवृत्ति को
अगर मान लीजिए कि कोई नवीन अभिवृत्ति है, उसको क्या किया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए। तकनीक के स्तर पर क्या किया जाना है, नवीन अभिवृत्ति को प्रोत्साहन दिया जाना है। तो कैसे प्रोत्साहन दिया जा सकता है, देखिए कैसे प्रयास किया जाता है। मान लीजिए कि आप किसी विद्यालय में शिक्षक हैं और विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों की एक खराब आदत है कि वो चॉकलेट के रैपर्स या चिप्स वगैरह जो खाते हैं उसके रैपर्स क्या करते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, जिससे विद्यालय परिसर क्या होता है, गंदा दिखाई देता है। तो दो चीजें हैं, एक तो यह है कि जो पाएंगे जहां पाएंगे वहीं पीटना शुरू कर देंगे अगर कोई दोबारा दिखाई दिया तो, लेकिन इससे बहुत प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। नवीन अभिवृत्ति के स्तर पर जो अनुनयन की तकनीक है वो क्या कहती है कि मान लीजिए कि आपने एक सिस्टम बनाया और क्लासेस में अनाउंस किया कि भाई जो चॉकलेट्स के जो रैपर्स हैं या जो चिप्स के रैपर्स हैं, अगर कोई विद्यार्थी इन रैपर्स को 20 रैपर्स कलेक्ट करके लाएगा उसको अतिरिक्त 2 चॉकलेट मिलेगी। आपको करना क्या है, केवल केवल 20 रैपर्स जो है वो बीन कर लाने हैं, इकट्ठा करके लाने हैं और वहां जमा कराइए और 2 अतिरिक्त चॉकलेट प्राप्त कीजिए। तो क्या होगा इससे, विद्यार्थी क्या करेंगे कि वो रैपर्स खाकर इधर उधर फेंकेंगे नहीं, उसको अपने पास कलेक्ट करके रखेंगे कि भैया इससे दो चॉकलेट क्या होंगी, अतिरिक्त प्राप्त होंगी। ये बहुत सही तकनीक है, इसको ऐसे मजाक में मत समझिएगा। सरकार अब ये तकनीक अपना रही है बहुत सारी चीजों के स्तर पर, प्रयास करने के स्तर पर। जैसे इसका सबसे जीता जागता उदाहरण डीएमआरसी। डीएमआरसी क्या करती है कि जो कैश देकर आप टोकन खरीदते हैं ना, उस टोकन से ज्यादा अगर आप प्रीपेड कार्ड खरीदते हैं तो प्रीपेड कार्ड पर आपको अतिरिक्त 10 रुपए, क्या अगर 100 रुपए रिचार्ज कराया तो कितना मिला, 110 रुपए। अगर मेट्रो से जा रहे हैं आप और मेट्रो में आपने प्रीपेड कार्ड लिया, प्रीपेड कार्ड में अगर आपने रिचार्ज कराया तो 100 रुपए का अगर रिचार्ज कराना तो आपको कितनी राशि मिल रही है, 110 रुपए। लेकिन वही अगर आप कैश देकर टोकन खरीद रहे हैं तो कितना, 100 रुपए में आपको 100 रुपए के बराबर ही मूल्य का परिवहन प्राप्त हो रहा है। तो सरकार क्या कर रही है यहाँ पर, ताकि लोग क्या कहों, किसकी तरफ प्रोत्साहित हो, प्रीपेड कार्ड की तरफ। क्यों, क्योंकि 10 रुपए की क्या हो रही है, लोगों को लाभ प्राप्त हो रहा है, ये प्रोत्साहन है। और इस प्रोत्साहन की तकनीक को अपनाकर क्या किया जा रहा है, प्रयास ये किया जा रहा है कि लोग उसका लाभ उठाएं। तो जैसे सरकार ये कर सकती है कि जिसे खुले में शौच मुक्त बनाना है, तो सरकार कह सकती है कि भैया जो लोग अपने घर पर शौचालय का निर्माण कराएंगे, सरकार उन्हें क्या करेगी, अतिरिक्त सब्सिडी प्रोवाइड कराएगी। तो अतिरिक्त सब्सिडी जो प्रोवाइड करा रही है उससे उनका क्या होगा, लाभ होगा। और जो लाभ होगा उस स्तर पर क्या होगा, उन्हें फायदा हो रहा है। और जब फायदा हो रहा है तो लोग क्या करेंगे, उसको उसको स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोत्साहित महसूस करेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए शौचालय को बनाने में खर्च जो आ रहा है वो 20,000 रुपए आ रहा है और सरकार करेगी भाई 12,000 या 15,000 रुपए की राशि सरकार क्या करेगी, सब्सिडी के रूप में देगी, तो उन्हें इस चीज की मनोवृत्ति अभिवृत्ति के स्तर पर परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा। उन्हें लगेगा ना भैया हमारे लिए तो सरल है, अगर 20,000 रुपए का खर्च आ रहा है और सरकार 12,000 रुपए दे रही तो हमारे लिए तो 8,000 में बन रहा है, और क्यों ना उसका निर्माण किया जाए। तो इस स्तर पर क्या हो सकता है, प्रोत्साहन प्राप्त हो सकता है। तो प्रोत्साहन में क्या होगा कि नवीन अभिवृत्ति को अगर स्वीकार करना है तो उसको लाभकारी बना दीजिए, व्यक्ति को उसमें उसका निजी लाभ अगर दिखाई देने लगेगा तो वो अपनी अभिवृत्ति में बदलाव लाएगा। तो लिखिएगा प्रोत्साहन वाले में, किसी व्यक्ति को उसकी अभिवृत्ति में किसी व्यक्ति को उसकी अभिवृत्ति में परिवर्तन करने हेतु किसी व्यक्ति को उसकी अभिवृत्ति में परिवर्तन करने हेतु प्रोत्साहन देकर किसी व्यक्ति को उसकी अभिवृत्ति में परिवर्तन करने हेतु प्रोत्साहन देकर नई अभिवृत्ति विकसित करने का प्रोत्साहन देकर नई अभिवृत्ति विकसित करने का सबसे सरल तरीका है। सबसे सरल तरीका है। उदाहरण के लिए मेट्रो रेल कॉरपोरेशन उदाहरण के लिए मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा उदाहरण के लिए मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा लोगों को मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा लोगों को टिकट ब्रैकेट में लिखिएगा टोकन, लोगों को टिकट खरीदने के स्थान पर प्रीपेड कार्ड
प्रीपेड कार्ड के प्रयोग के लिए प्रीपेड कार्ड के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रीपेड कार्ड के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रीपेड कार्ड को खरीदने पर इस प्रीपेड कार्ड को खरीदने पर और रिचार्ज करने पर उन्हें उन्हें 10% की 10% की अतिरिक्त राशि 10% की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाती है। 10% की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाती है। तो कल के दिन सिविल सेवक बने और उस स्तर पर देख रहे हैं कि कोई ऐसी चीजें हैं जो बहुत रिजिडिटी के स्तर पर, लोगों के स्तर पर क्या है, अभिवृत्ति के स्तर पर बनी हुई है, वो सामाजिक बुराई के रूप में, और आपको परिवर्तन लाना है तो क्या करना होगा उसके लिए? तो उसमें पहला तो तार्किक संवाद, और तार्किक संवाद के बाद अगला स्टेप क्या करिए? प्रोत्साहन। कि अगर वो नवीन अभिवृत्ति को सीख रहे हैं तो उसमें उनको क्या कर दीजिए, उनके लिए लाभकारी बना दीजिए परिस्थितियों को। अगर लाभकारी बन गया तो लोग क्या कर लेंगे? उसको स्वीकार कर लेंगे। प्रोत्साहन का जस्ट उल्टा निरुत्साहन है। प्रोत्साहन में हम क्या कर रहे हैं? अतिरिक्त प्रदान कर रहे हैं, और यहां पर क्या किया जा रहा है कि जो पुरानी अभिवृत्ति है उसी पुरानी अभिवृत्ति में क्या किया जाए, अगर वो बदलाव नहीं कर पा रहे हैं तो उसे निरुत्साहित करने का प्रयास किया जाए। जैसे मैंने कहा, अभी उदाहरण दिया आपको ना कि खुले में शौच मुक्त बनाने में सरकार सब्सिडी दे रही है। अब मान लीजिए सरकार सब्सिडी दे रही है और लोग बहुत चालाक हैं, ये हो सकता है ना कि लोग सब्सिडी का जो लाभ उठा रहे हैं उसका लाभ उठा लें, लेकिन शौचालय का निर्माण न करें और अपनी पुरानी अभिवृत्ति पर बने रहें। पुरानी अभिवृत्ति में क्या हो सकता है? उन्हें लग रहा है कि नहीं, खुले में शौच करना कोई बुरा नहीं है, इससे हम किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे हैं क्योंकि अपने ही खेत का प्रयोग कर रहे हैं। ये मन में भाव आ सकता है, क्योंकि रिजिडिटी के लेवल पे मैंने बताया ना, दृढ़ता बहुत होती है, अभिवृत्ति में इतनी आसानी से बदलाव नहीं आता। उसकी चर्चा भी आज फिर करेंगे कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो बाधक के रूप में क्या रहती हैं, बनी रहती हैं। तो मान लीजिए इस स्तर पर है, तो यहां पर फिर कौन सी तकनीक? प्रोत्साहन आपने दिया, प्रोत्साहन नहीं काम करा तो फिर निरुत्साहन के स्तर पर क्या किया जाए? सरकार ये योजना बना सकती है ना कि भाई जिन लोगों को सब्सिडी दी जा रही है वो कौन से हैं? बिलो पॉवर्टी लाइन है। ज्यादातर लोगों को जो सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं वो कौन कैसे हैं? बीपीएल हैं। तो बिलो पॉवर्टी लाइन है, ऐसे समय में क्या किया जाए? जो खुले में शौच वाला है उसको मुक्त कराने के स्तर पर क्या किया जाए कि भाई उन्हीं लोगों को जिनको सब्सिडी दी गई उनके राशन कार्ड को क्या किया जाए? आधार के साथ लिंक कर दिया जाए। और अगर आधार के साथ लिंक कर दिया गया और शौचालय का सब्सिडी लेने के बावजूद भी निर्माण नहीं कराया गया तो फिर क्या किया जाए? राशन उपलब्ध न कराया जाए। तो अगर राशन उपलब्ध नहीं होगा तो फिर क्या होगा? उनकी अभिवृत्ति के स्तर पर बदलाव आएगा, क्योंकि हाँ? निरुत्साहन होगा ना। तो इस स्तर पर क्या होगा? अभिवृत्ति में बदलाव के स्तर पर, कि अगर आपको लग रहा है कि प्रोत्साहन करने के बावजूद भी, ऐसा तो है नहीं कि प्रोत्साहन दिया सभी में बदलाव आ जाएगा, कुछ रिजिड टाइप के भी लोग हैं ना जिनमें बदलाव नहीं आ रहा, और सरकार के द्वारा कोई सुविधाएं अगर उपलब्ध कराई जा रही हैं तो उसी अभिवृत्ति के स्तर पर परिवर्तन करने के स्तर पर क्या कीजिए? निरुत्साहित करने का प्रयास कीजिए। और निरुत्साहित कैसे किया जा सकता है? तो सरकार के, मैंने कहा कि अगर आधार कार्ड से लिंक है और उसके साथ में क्या किया गया कि अगर शौचालय नहीं निर्मित किया गया तो राशन की व्यवस्था उनकी बंद कर दी जाए, तो लोग क्या करेंगे? मजबूर होंगे और उस स्तर पर जाकर फिर वहां पर प्रयास करेंगे। लिख लीजिएगा निरुत्साहन वाले में, अभिवृत्ति में सुधार, निरुत्साहन तीसरा पॉइंट है। निरुत्साहन निरुत्साहन अभिवृत्ति में सुधार या परिवर्तन, अभिवृत्ति में सुधार या परिवर्तन के अनुकूल बनाने, अभिवृत्ति में सुधार या परिवर्तन के अनुकूल बनाने में वर्तमान अभिवृत्ति को निरुत्साहित करना है। अभिवृत्ति में सुधार या परिवर्तन के अनुकूल बनाने में
वर्तमान अभिवृत्ति को निरुत्साहित करना है। उदाहरण के लिए खुले में शौच की प्रवृत्ति खुले में शौच की प्रवृत्ति खुले में शौच की प्रवृत्ति को छोड़ने के लिए खुले में शौच की प्रवृत्ति को छोड़ने के लिए कुछ सरकारों द्वारा शौचालय निर्माण को राशन कार्ड से लिंक किया गया है। खुले में शौच की क्या लिखा? खुले में शौच की प्रवृत्ति छोड़ने के लिए कुछ सरकारों द्वारा शौचालय निर्माण को राशन कार्ड से लिंक किया गया है। यदि कोई व्यक्ति सरकारी सब्सिडी को प्राप्त करने के बावजूद यदि कोई व्यक्ति सरकारी सब्सिडी को प्राप्त करने के बावजूद शौचालय का निर्माण नहीं करता तो उसका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाए। भय कारक जिसे बोलते हैं फियर फैक्टर। भय का मतलब तो सब जानते ही हैं, क्या हुआ? डराना या भयभीत करना, है ना? अभिवृत्ति के स्तर पर इसका बहुत सावधानी पूर्वक प्रयोग किया जाना चाहिए। भय कारक जो होता है या भय अनुस्मारक जो है उसका प्रयोग क्या किया जाना चाहिए? बहुत सावधानी पूर्वक। अगर इसका प्रयोग आपने सावधानी पूर्वक नहीं किया तो इसकी में जोखिम है कि अब सामने वाला अपनी अभिवृत्ति में बदलाव भी न करे और उसमें क्या रहे, वो दृढ़ता हमेशा बनी रहे। तो ये बहुत सावधानी पूर्वक इसके क्या किया जाना चाहिए, इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। खास करके दो स्तरों पर, एक तो गलत आदतों को छोड़ने के लिए, तो भय कारक का प्रयोग गलत आदतों को छोड़ने के लिए, और बच्चों के स्तर पर भी कहा गया है कि इसका प्रयोग बहुत हल्के अंदाज में, बहुत हल्के फुल्के स्तर पर इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे भय कारक के स्तर पर क्या, कि मान लीजिए कि जैसे तंबाकू के सेवन से पीड़ित हैं लोग, आदत है छूट नहीं रही, तो क्या किया जाता है? भय कारक के स्तर पर एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। तो वहां पर कुछ ऐसे चित्र छापे जाते हैं, कुछ इस तरह की चीजें रखी जाती हैं जिसको देखकर लोग क्या कर सकें, अपनी अभिवृत्ति में बदलाव कर सकें। या फिर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसकी आदत है कि वो लगातार धूम्रपान कर रहा है, लगातार जो है वो तंबाकू का सेवन कर रहा है। भय कारक के स्तर पर, परिचित कराने के स्तर पर क्या कि उसको लेकर गए किसी दिन, कहां पर? कैंसर हॉस्पिटल में, और वहां पर जहां पर माउथ का कैंसर होता है उस जगह पर उससे क्या किया गया, उन मरीजों से उसको मिलवाया गया और उस स्तर पर उनसे वार्तालाप, संवाद स्थापित कराया गया, उनके अनुभव साझा किए गए। हो सकता है कि व्यक्ति की अभिवृत्ति में क्या हो, भयभीत हो कि भैया इस स्थिति में हमें भी क्या करना पड़ेगा, इसी तरह के कष्ट भोगने पड़ेंगे, और हो सकता है कि उसकी अभिवृत्ति में ये बदलाव आ जाए। ये हो सकता है, मैं कह रहा हूं, हो सकता है ना भी हो, लेकिन ये प्रभाव क्या हो सकता है, व्यापक हो सकता है। बच्चों की आदतों के स्तर पर तो जैसे देखते होंगे, खास करके माँ बाप इसका बहुत प्रयोग करते हैं कि बात मान लो नहीं तो भूत उठा ले जाएगा, बात मान लो नहीं तो पोटली वाले बाबा उठा ले जाएंगे। ये तमाम तरह के क्या किए जाते हैं, विकल्प लिए जाते हैं। फिर मैंने क्या कहा, सावधानी पूर्वक, कि हो सकता है कि उससे उसकी मनोवृत्ति में क्या हो, प्रतिकूल प्रभाव पड़े। तो ये प्रयोग बार बार नहीं करना है, नहीं तो पता चला अगर भूत से वो खुद ही नहीं डर रहा, वही डराने लगा हुआ है। तो प्रयोग करने के स्तर पर क्या कहा कि सावधानी पूर्वक, इस स्तर पर, उसकी मनोवृत्ति के स्तर पर, एक तो स्थायी ना बने, तो कहीं ऐसा ना हो कि फोबिया का शिकार हो जाए, तो एक समस्या इसमें आ सकती है। और दूसरी समस्या यह है कि उस चीज से जिससे डराया जा रहा है, अब वो डर ही क्या रह जाए, जाता रह जाए। जैसे मान लीजिए आप ही लोग हैं, पैसे घर से आते हैं, मान लीजिए परफॉर्मेंस नहीं आ रही, घर से दबाव आया, कल से अगले महीने से क्या हो जाएगी, कटौती प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो 5,000 रुपए या 6,000 रुपए जो आ रहे थे उसमें से क्या हो जाएंगे, अब 1,000 2,000 रुपए कम कर दिए जाएंगे। तो परफॉर्म करिए, और अगर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो कटौती प्रस्ताव लागू होगा। अब मान लीजिए प्रस्ताव आ गया,
तो या तो आप क्या करेंगे, मेहनत करेंगे और ज्यादा, एक संभावना ये है। और अगर मान लीजिए भय कारक से भयभीत ही नहीं होते, पैसे कैसे नहीं दीजिएगा, ये भी भाव आ सकता है। तो घर वाले क्या करते हैं कि खास करके जैसे होता है ना पॉकेट मनी के स्तर पर, तो ये प्रयोग किया जाता है। आप लोग शायद हो सकता है अब इससे बाहर निकल गए हैं या नहीं निकले हैं, मुझे आइडिया नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन ऐसा प्रस्ताव घर पर जो पेरेंट हैं, खास करके गार्जियंस हैं, वो प्रयोग करते हैं। तो इस स्तर पर क्या है कि भय कारक के स्तर पर सावधानी पूर्वक, मतलब बहुत अच्छी नीति नहीं है भय कारक को अभिवृत्ति के स्तर पर माना जाता है, लेकिन यह भी एक बहुत पॉसिबिलिटी है कि खराब आदतों को छुड़ाने के स्तर पर और बच्चों के स्तर पर परिवर्तन करने के स्तर पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो नोट कर लीजिएगा इसमें भय कारक वाले में। भय का प्रयोग भयभीत करने के संदर्भ में है। भय का प्रयोग भयभीत करने के संदर्भ में है। भय का प्रयोग भयभीत करने के संदर्भ में है। इस विचार के अनुसार इस विचार के अनुसार इस विचार के अनुसार भय उन्हें इस विचार के अनुसार भय उन्हें व्याकुल करता है। भय उन्हें व्याकुल करता है और वे नवीन अभिवृत्तियों की ओर उन्मुख होते हैं और वे नवीन अभिवृत्तियों की ओर उन्मुख होते हैं। और वे नवीन अभिवृत्तियों की ओर उन्मुख होते हैं। भय कारक का भय कारक का बुद्धिमत्तापूर्ण भय कारक का बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग होना चाहिए। भय कारक का बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग होना चाहिए। विशेषतः विशेषतः यह दो विशेषतः यह दो क्षेत्रों में विशेषतः यह दो क्षेत्रों में कारगर सिद्ध हो सकता है। विशेषतः यह दो क्षेत्रों में कारगर सिद्ध हो सकता है। पहला पॉइंट बुलेट करके लिखिएगा, हानिकारक आदतों से छुटकारा। हानिकारक आदतों से छुटकारा। पहला पॉइंट बुलेट करके लिखा ना, हानिकारक आदतों से छुटकारा। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, बच्चों को प्रोत्साहित करने में बच्चों को प्रोत्साहित करने में। अगला पॉइंट है अनुस्मारक। क्या मतलब हुआ इसका? अनुस्मारक का मतलब हुआ बार बार स्मरण दिलाना। किसी चीज को अगर बार बार क्या किया जाए, उसकी स्मरण में या उसके अनुभव में लाया जाए बार बार चीजों को, तो क्या हो सकती है उसमें उसकी अभिवृत्ति में परिवर्तन आ सकता है। जैसे मान लीजिए कि बार बार कहीं पर गलत जगह पर थूकने की आदत है। मान लीजिए कुछ खाया, पान मसाला वगैरह गुटखा खाया या कुछ खाया और उसको क्या कर रहे हैं, इधर उधर थूक रहे हैं। तो ऐसे स्तर पर उसमें बदलाव लाने के स्तर पर क्या हो, तो जैसे हम लोग सूचना के स्तर पर रख सकते हैं, या उस व्यक्ति के साथ में अगर आप हैं तो आप इस पर क्या कर सकते हैं, उसकी स्मृति के स्तर पर बार बार उसको याद कराएं कि नहीं ऐसे करना गलत है। यार ये मान लीजिए आपको लगता है कि भोजन बहुत कीमती है और भोजन जो है वो बड़ी मेहनत से प्राप्त होता है, तो ऐसे स्तर पर क्या होना चाहिए, भोजन की बर्बादी कहीं भी नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए कहीं गए हैं, फ्री का निमंत्रण मिला हुआ है। अब मान लीजिए निमंत्रण मिला हुआ है और पहुंचे वहां पर, तो पहले तो क्या किया, बूफे लगा हुआ है तो कोई भी पकवान छूटने ना पाए। थाली में कहीं जगह नहीं है, कुछ चीजें अपनी शर्ट पे भी लग रही हैं, कुछ नीचे भी गिर रही हैं, लेकिन पूरी थाली भर ली। अब खाने के क्रम में पहले तो भरते ही देखते देखते ही मन भर गया आधा, और जब खाना शुरू किया तो क्या हो गया, समाप्त हो गया। मन अच्छा नहीं है। अब वो जो भोजन बचा हुआ है वो समझ में आ रहा है कि देखें कहीं पर डाल दिया जाए इसको,
लेकिन जरा सोचिए, कल्पना कीजिए कि वहां एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है, वो जब तक आपको नहीं जाने देगा जब तक आप भोजन समाप्त न कर लें। या मान लीजिए कि वहां पर ये सुविधा है कि नहीं भैया, जो भोजन आपने खाया है या जो बचा हुआ है उसको आप घर पर भी ले जा सकते हैं, ये प्रयास कीजिए। तो अब मान लीजिए ये जो बार बार स्तर पर, अगर मान लीजिए सभी जगहों पर जहां पर इस तरह की है व्यवस्था, वहां पर ये सुनिश्चित किया जाए, तो जो भोजन बर्बाद करने की जो प्रवृत्ति है वो हो पाएगी। क्या समझ पा रहे हैं इससे, कि मान लीजिए कि कहीं पर जा रहे हैं और वहां कहा जा रहा है कि नहीं, भोजन बर्बाद नहीं करना है, व्यर्थ नहीं करना है, तो उस स्तर पर क्या किया गया, उपलब्ध कराया गया एक व्यक्ति है जो ये बार बार रिमाइंड कराए। तो आप क्या करेंगे, भोजन बर्बाद लेंगे, उतना ही भोजन लेंगे जितना आप कंज्यूम कर सकते हैं, नहीं तो स्थितियां क्या हो सकती हैं, विकट हो सकती हैं आपके लिए। हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो बार बार स्मरण दिलाने के स्तर पर क्या है, आप लोग ने महसूस किया कि जैसे सभी लोग स्कूल में पढ़े होंगे, विद्यालय में पढ़े हुए हैं। अब स्कूल विद्यालय में जब आप पढ़े हुए होंगे तो देखते होंगे एक डिवाइनिटी की बात होती थी। डिवाइनिटी का मतलब स्पिरिचुअलिटी से, आध्यात्मिकता से है। सभी के यहाँ प्रेयर होती थी, विद्यालय में होती थी कि नहीं होती थी। ये जो विद्यालय में जो प्रेयर होती थी या जो प्रार्थनाएं होती थी, ये प्रार्थनाओं का आधार क्या होता था, एक तो ये कि आध्यात्मिकता के स्तर पर जो असेंबली हो रही है, जहां पर सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो एक तो प्रे होना, और फिर उसके स्तर पर क्या कि कोई महान उपदेशक है, कोई महान विचारक है, उनके बारे में विचार प्रदान करना। तो जो विचार दिए जाते थे कि जैसे क्लास में कोई मान लीजिए मॉनिटर है क्लास का, या कोई व्यक्ति है जो संप्रेषण कौशल करता अच्छा है, अच्छा संवाद करने में क्या है, कुशल है, तो उस व्यक्ति के द्वारा क्या किया गया, किसी विभूति पर या किसी उपदेशक पर या किसी महान नेता पर 5 मिनट 7 मिनट बोला गया। जो 5 मिनट 7 मिनट उसके द्वारा बोला गया, जो वक्तव्य दिया गया, वो क्या करेगी, वो हमारी स्मृति के स्तर पर हमें रिकॉल कराएगी कि देश के बनने में कंट्रीब्यूशन कितने लोगों का है। तो अगर मान लीजिए कि किसी अच्छी अभिवृत्ति को हमें विकसित करना है, तो उस अभिवृत्ति के विकसित करने में हमें क्या करना होगा, हमें उसका बार बार स्मरण कराना होगा। तो हमें टूल्स अपनाने होंगे। कौन कौन से ऐसे टूल्स हो सकते हैं जिसके द्वारा लोगों की अच्छी हैबिट, लोगों की अच्छी आदतों का विकास किया जाए, अच्छे मूल्यों के विकास करने पर उन मूल्यों को बार बार रिमाइंड कराया जाए। ये बार बार जो अनुस्मारक है वह लोगों की मनोवृत्ति में क्या कर देगा, बदलाव कर देगा। तो इस दिशा में प्रयास किए जा सकते हैं। तो लिख लीजिए जरा इसमें, बार बार, या अनुस्मारक वाले में लिखिएगा, बार बार स्मरण कराना किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को अनुस्मारक वाले में लिखिएगा, बार बार स्मरण कराना किसी व्यक्ति को अच्छी आदतों, किसी व्यक्ति को अच्छी आदतों या मूल्यों से, या मूल्यों से परिचित कराने हेतु, किसी व्यक्ति को अच्छी आदतों या मूल्यों से परिचित कराने हेतु, परिचित कराने हेतु बार बार स्मृति में लाना, बार बार स्मृति में लाना। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए सार्वजनिक स्थलों पर, उदाहरण के लिए सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी न करने के लिए, उदाहरण के लिए सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी न करने के लिए यदि बार बार, यदि बार बार स्मरण में लाया जाए, यदि बार बार स्मरण में लाया जाए, तो हो सकता है, तो हो सकता है कि लोग अपनी स्मृति में, लोग अपनी स्मृति में, लोग अपनी स्मृति में परिवर्तन करें, जो उनकी अभिवृत्ति में, जो उनकी अभिवृत्ति में सकारात्मक बदलाव होगा, सकारात्मक बदलाव होगा। विकल्पहीनता, जिसका मतलब है देयर इज नो अल्टरनेटिव।
तो देयर इज नो अल्टरनेटिव जो है वो विकल्पहीनता के स्तर पर है। तो पहला प्रयास तो ये होना चाहिए कि जितनी ज्यादा विकल्प होंगे उतनी ज्यादा दुविधा, और जितने कम विकल्प उतनी कम दुविधा। हर्नांडो कार्टेज का नाम सुना है आप लोगों ने? एक बहुत बड़ा योद्धा था, समुद्री लड़ाकू था, हर्नांडो कार्टेज। युकाटान प्रायद्वीप का नाम सुना है? क्यूबा का नाम? तो युकाटान प्रायद्वीप का वो था, और अपने समुद्री जहाजी बेड़े के साथ जब वो निकला, कहां पर? क्यूबा की ओर। तो क्यूबा पहुंचा, क्यूबा के तट पर। उद्देश्य यही था कि युकाटान प्रायद्वीप को समृद्ध बनाना है और क्यूबा को लूटना है। तो अपने जंगी जहाजी बेड़े के साथ निकला, और जैसे ही क्यूबा प्रायद्वीप पर पहुंचा, अपने सैनिकों को उसने आदेश दिया कि सारे जहाज जो युकाटान प्रायद्वीप से लेकर आए गए हैं उन सबको आग लगा दो, सारे जहाजों में आग लगा दो, सारे जहाजों को जला दो। तो सैनिक, जैसे आप भौचक्के हो रहे हैं वैसे सैनिक भौचक्के हो गए, इस आप जला देंगे तो लौटेंगे कैसे? क्या यहीं रहने का इरादा है? उसने कहा नहीं, हम क्यूबा को जीतेंगे और इनके द्वारा जो इनका खजाना है वो जीतेंगे, और इनकी जहाजों को लेकर हम कहां लौटेंगे? युकाटान प्रायद्वीप पर। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि सारे विकल्प समाप्त हो जाएं। कोई सैनिक ये ना सोचे कि वो युद्ध से वापस लौट सकता है। तो कोई भागने का कोई विकल्प नहीं, देयर इज नो अल्टरनेटिव। या तो आपको अपनी जान देनी है या तो आपको जीतना है। सैनिकों के पास दो ही विकल्प हैं, या तो जान दें या तो जीतें। तो विकल्प क्या हो गए? सीमित हो गए। और हर्नांडो कार्टेज ने, आपको जानकर आश्चर्य होगा, सेना जीत गई। क्यों? क्योंकि विकल्प सीमित थे। तो जैसे जितने ज्यादा विकल्प होते हैं, जैसे होता है ना, आप ही लोग तैयारी करते हैं ना, तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, डी, ई, एफ, कई लोगों को तो जेड तक के प्लान होंगे। जितने जो विकल्प हैं, वो विकल्पों की उपस्थिति क्या करती है? आपको अपने जो लक्ष्य है, अपने गोल हैं, उसको प्राप्त करने में एक बाधा के रूप में उत्पन्न होती है। प्लान बी जो होता है, जानते हैं क्या? जब प्लान ए के 60% फेल हो जाने की संभावना हो तब प्लान बी होता है। अब जरा विकल्प पर विचार कीजिए कि सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, क्या 60% प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है फेल हो जाने की? अगर 60% फेल हो जाने की संभावना है तो फिर गलत फील्ड में हो दोस्त। फिर ये बाय चॉइस नहीं है, बाय कंपल्सन है। फिर किसी ने थोप दिया कि नहीं जाओ तैयारी करो, हमारा पिंड छोड़ो, जहां रहो वहां मस्त रहो और जो चाहिए वो मिल जाएगा, ये वाला विकल्प नहीं। अगर विकल्प, मैंने क्या कहा, विकल्प तो प्लान ए ही है, सिविल सर्विसेज में जाना है, इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। तो जैसे आप अपने सारे विकल्पों को खारिज कर देते हैं, आपके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि आपके पास अब यही एकमात्र विकल्प है। और जब एकमात्र विकल्प यही है सिविल सेवा में जाना, तो फिर कोई और विकल्प नहीं है। नोटबंदी सरकार लेके आई तो उसने सारे विकल्प समाप्त कर दिए। जब विकल्प समाप्त किए तो लोगों ने क्या किया? उस अभिवृत्ति को धीरे धीरे स्वीकार कर दिया। ई गवर्नेंस के मॉडल में भी यही है। जैसे विधानसभाओं के स्तर पर आप देख रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि पेपरलेस कर दिया गया, तो इस स्तर पर क्या हुआ कि लोगों को जो नवीन अभिवृत्ति का है, अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर विकल्प उपस्थित रहेगा तो मान के चलिए कि लोग चुनेंगे। अगर संघ लोक सेवा आयोग आपको विकल्प ये दे कि आप मैनुअल भी फॉर्म भर सकते हैं और आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं, विश्वास कीजिए ज्यादातर संख्या किसकी होगी? मैनुअल फॉर्म भरने की। क्यों? क्योंकि आपके पास वो विकल्प है, और जब विकल्प है तो आप मैनुअल पे जाएंगे। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि नहीं, फॉर्म जो है वो ऑनलाइन ही भरे जाएंगे, तो विकल्प क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो जितना अगर किसी चीज में अपना 100% चाहिए, तो आपको पहला काम यही करना है कि विकल्पहीनता की स्थिति उपस्थित करनी है। जब आपके पास देयर इज नो अल्टरनेटिव वाला ऑप्शन होगा, यही मात्र एक विकल्प है, या तो हमें ये करना है, और अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हम कुछ और नहीं करेंगे।